नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गालिब का एक फेमस शेर है कि गिराने को तो लाखों मुका थे, गिराने को तो लाखों मुका थे, तुमने तो नज़रों से ही गिरा दिया। ये बात बिल्कुल पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर फिट बैठती है, क्योंकि लास्ट वीक पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने ही पूर्व आईएसआई चीफ फैज़ हमीद को 14 साल के लिए जेल में डाल दिया, उनको कन्विक्ट कर दिया वहाँ के मिलिट्री कोर्ट ने। तो इस फैज़ हमीद वाली जो कन्विक्शन है उसका क्या असर पड़ना है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान मिलिट्री का डोमिनेंस पाकिस्तानी सोसाइटी में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या फिर जो इमरान खान के आउटस्टर आउटस्टर के बाद से जो क्रैक्स दिख रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में वो और बढ़ेंगे इस कन्विक्शन के बाद। ये समझने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे, और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के ऊपर और यूएस और चाइना के ऊपर इस डेवलपमेंट का क्या असर पड़ना है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान मिलिट्री के थोड़े हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री हमेशा ही पाकिस्तानी सोसाइटी में एक डोमिनेंट प्लेयर रहा है, चाहे वो फील्ड मार्शल अयूब खान जी हों या फिर उनके बाद याह्या खान जो 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे पाकिस्तान मिलिट्री के चीफ थे, या फिर उसके बाद जिया उलक वाला रिजीम हो जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे टंगा दिया था और 10 साल तक पाकिस्तान को आयरन फिस्ट के साथ रूल किया था। स्पेशली जब सोवियत ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया था तब उनका रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था, क्योंकि अमेरिकन्स ने विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक मुजाहिद की आर्मी खड़ी की जिन्होंने सोवियत्स को अफ़गानिस्तान से भागने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद या फिर नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ में जो रिश्ते हों कि नवाज़ शरीफ को उन्होंने जेल में डाल दिया और ख़ुद सुप्रीम लीडर बन गए पाकिस्तान के। तो मिलिट्री और पाकिस्तान पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा है, और पाकिस्तान मिलिट्री हमेशा ही पावरफुल प्लेयर रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे वो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट हो या पाकिस्तानी पार्लियामेंट हो या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो। कोई भी ऑफिस इतना पावरफुल नहीं है पाकिस्तान के अंदर जितना पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस है, और आर्मी ने हमेशा ही इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस रखा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। तो 2018 में जब इमरान खान का राइज़ हुआ तो वो भी राइज़ भी पाकिस्तानी मिलिट्री की वजह से हुआ था, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तानी मिलिट्री को नवाज़ शरीफ एक थ्रेट लगने लग गए थे, और नवाज़ शरीफ को उन्होंने पैनामा पेपर्स जो एक मेजर एक्सपोज था जिसके अंदर दुनिया के मेजर फिगर्स और सेलिब्रिटीज़ के जो फॉरेन ऑफशोर अकाउंट है उसके बारे में डिटेल्स रिलीज़ की थी पैनामा ग्रुप ने, उनको पैनामा पेपर्स बोलते हैं। तो उन पैनामा पेपर्स में नवाज़ शरीफ फैमिली का नाम भी आया था। उसके बाद नवाज़ शरीफ फैमिली को कन्विक्ट कर दिया आगे लोकल कोर्ट्स ने और उनको प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने इमरान खान को पावर में लाने के लिए पूरी कोशिश की, जैसे जो भी कैंडिडेट्स पावरफुल लगे अपोजिट पार्टीज़ के अंदर उन सबको विड्रॉ कराने में मजबूर किया, या फिर बहुत सारों को डेथ थ्रेट दे के इलेक्शन से नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से 2018 में इमरान खान की पार्टी पीटीआई एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पावर में आ गई पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर आपको 134 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो इमरान खान की पार्टी बड़ी कंफर्टेबली 2018 में सरकार बनाने में कामयाब होगी विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री। उस टाइम पे पाकिस्तानी मिलिट्री के हेड थे जनरल बाजवा, और जनरल बाजवा और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि नवाज़ शरीफ फैमिली का इन्फ्लुएंस कम किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने नवाज़ शरीफ फैमिली को कन्विक्ट करा के इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने में काफ़ी हेल्प की। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बीच में 2018 के बाद रिश्ते बिगड़ने लगे, और बिगड़ने का सबसे मेन रीज़न ये था कि आसिम मुनीर 2019 में जब आईएसआई के चीफ होते थे उस टाइम पे, जो आज के दिन फील्ड मार्शल हैं, तो उन्होंने इमरान खान की जो बीवी है बुशरा बीवी, उनके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जिसके बाद इमरान खान ने उनको आईएसआई की चीफ की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि आईएसआई का चीफ नॉर्मली 3 साल तक अपनी पोस्ट पे रहता है, लेकिन उनको 1 साल के अंदर ही इमरान खान ने आईएसआई की चीफ की पोस्ट से हटा दिया। और जनरल बाजवा जिनके आसिफ मुनीर जी करीबी माने जाते थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, लेकिन उसके बाद रिश्ता फिर भी नॉर्मल चलता रहा। लेकिन 2020 और 21 में जो कोविड क्राइसिस हुई और बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी, उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री का जो पेशेंस था इमरान खान को लेकर वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, और उनको लगा कि अब इमरान खान को पावर से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली बार किसी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कू के बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू पावर से हटा दिया, और 174 वोट्स अगेंस्ट पड़े इमरान खान के 2022 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया पार्लियामेंट में, और इमरान खान को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने
पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेस में तीन मेन पार्टीज हैं जो गेम चला हुआ है पिछले 20-30 साल से। उसमें तीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पीटीआई सबसे नई एंट्री है जो इमरान खान की पार्टी है। उसके अलावा दो जो मेजर पार्टीज है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, एक पार्टी है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बेनजीर भुट्टो के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई थी। लेकिन बाद में बेनजीर भुट्टो उसी पार्टी को लीड करते हुए पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी, बाद में उनका असैसिनेट कर दिया अलकायदा टेररिस्ट के द्वारा 2005 और 6 के अराउंड। तो पीपीपी एक मेजर पार्टी है जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस सिंध प्रोविंस के अंदर है, जिसका कैपिटल कराची है। दूसरी मेजर पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। ये पार्टी है नवाज शरीफ की, और पीएमएल भी कई बार पावर में रही है। नवाज शरीफ कई बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, रिसेंटली 2013 से लेकर 2017 तक, जब उनको पनामा पेपर केस के अंदर अपना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ी, जब उनको वहाँ के लोकल कोर्ट्स ने कन्विक्ट कर दिया। तो दूसरी मेजर पार्टी है पीएमएल। तो पीपीपी और पीएमएल दोनों पार्टीज को साथ मिला के पाकिस्तानी मिलिट्री ने इन दोनों को पावर में ला दिया 2022 में, जब कुर्सी इमरान खान को छोड़नी पड़ी, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए 3 साल ही हुए थे और 2 साल अभी भी इलेक्शन में बाकी थे। तो ये मिड टर्म टाइप की सिचुएशन थी पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। तो पाकिस्तान में 2 साल तक की कोalition गवर्नमेंट पावर में रही, और इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 2022 से लेकर 2024 तक रूल किया। लेकिन जो इमरान खान के आउटस्टर के बाद पाकिस्तान की पब्लिक ने इमरान खान को हीरो बना दिया, और इमरान खान ने जो एक एलिगेशन लगाया कि उनको पावर से बाहर हटाने के पीछे फॉरेन हैंड्स है, फॉरेन इंटरफेरेंस है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पाकिस्तान के अंदर खूब चला, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को यूएस और स्पेशली यूएस के ऊपर कभी ज़्यादा भरोसा रहा नहीं है पाकिस्तानी पब्लिक को। तो उनकी ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये काफ़ी चली, और लोगों को ये विश्वास हो गया कि इमरान खान को एक धक्के से हटाया गया है, और इमरान खान मसीहा है हमारी कम्युनिटी और हमारी कंट्री का। तो इमरान खान के लिए लोग सड़कों पर आ गए और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और यही प्रोटेस्ट क्यूमुलेट हो गए 9 मई 2023 को अपना सबसे डेडली रूप ले लिया। क्योंकि 9 मई 2023 को इमरान खान के सपोर्टर्स ने जो कोप कमांडर हैं लाहौर के, उनका घर जला दिया, जो एक बहुत मेजर पोस्ट होती है आर्मी के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं कोप कमांडर। तो लाहौर में जो कोप कमांडर थे उनको उनका घर जला दिया। साथ में रावलपिंडी में जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, उसके गेट के आगे भी हजारों प्रोटेस्टर्स पहुंच गए। तो 9 मई 2023 को जो हुआ, उसने पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कोर को हिला दिया। क्योंकि इससे पहले जो जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हों, चाहे नवाज शरीफ रहा हो, बेनजीर भुट्टो रही हो, उनकी कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री को आग से आग दिखाने की कोशिश की। जब भी पाकिस्तान मिलिट्री को लगा कि ये हमारे लिए थ्रेट है, उनको बहुत इजीली पावर से रिमूव कर दिया। लेकिन 9 मई 2023 को जो ये इवेंट हुई, उसने पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक डर पैदा कर दिया कि इमरान खान के सपोर्टर्स कहीं ना कहीं इतने पावरफुल होते जा रहे हैं कि वो मिलिट्री को ही डिस्क्रेडिट कर देंगे। और मिलिट्री जो एक रेपुटेशन होल्ड करती है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कि भाई वो हमेशा ही पाकिस्तान के लिए लड़ती है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और कश्मीर उनका प्राइमरी इशू है, वो पाकिस्तान मिलिट्री के लिए हमेशा ही प्राइमरी वाइटल इंटरेस्ट रहेगा। तो ऐसी चीज़ें करके पाकिस्तानी मिलिट्री हमेशा ही प्रोमिनेंट रही है पाकिस्तान पॉलिटिकल स्पेस के अंदर। लेकिन 9 मई की इवेंट ने पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर एक धब्बा लगा दिया, और उनकी रेपुटेशन पब्लिक के अंदर सबसे लो पॉइंट पे पहुंच गई। तो उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री को कहीं ना कहीं ये लगा कि अब इमरान खान एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गए हैं। तब तक आसिम मुनीर, जिनको आईएसआई चीफ हटाया था इमरान खान ने, और बाद में उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने से भी रोका था, वो अपनी पोजीशन पे आ चुके थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके थे। तो 2023 के बाद ये आसिम मुनीर ने पूरी मिलिट्री को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि उनको एक बात बड़ी क्लियर होगी 9 मई वाली इवेंट के बाद कि मिलिट्री के अंदर भी क्रैक्स है। स्पेशली जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या मिड रैंकिंग या लो रैंकिंग जो आर्मी पर्सनल हैं, वो इमरान खान को लेकर एक सिंपैथी रखते हैं, और उनको लगता है कि इमरान खान इस्लामिक वर्ल्ड का एक मसीहा हो सकता है और हमारी कम्युनिटी को आगे लेके जा सकता है। तो इमरान खान का जो ये से बढ़ रहा था पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बीच में ही, जो उनके लिए सिंपैथी बन रही थी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को पाकिस्तान मिलिट्री की जो सुप्रीमेसी उसके लिए खतरा लगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जितने भी ऑफिसर्स थे, उन सबको बड़ा ही क्लियर बोल दिया कि जो भी इमरान खान के साथ एसोसिएटेड मिलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम एक एक करके टारगेट करेंगे और उनको जेल्स में डालेंगे। तो आसिम मुनीर ने अपना होल्ड बढ़ाना स्टार्ट किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और वो इतने पावरफुल हो गए। और स्पेशली जब ये रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो छोटी सी वॉर हुई, उसके बाद तो आसिम मुनीर और ज़्यादा पावरफुल हो गए। उसका एक रीज़न ये था कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई पाकिस्तान के अंदर, कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी और स्टैंड किया है इंडिया जैसे पावरफुल एडवर्सरी के आगे। दूसरा, उनको व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने बुला लिया, क्योंकि ट्रंप साहब भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना के इन्फ्लुएंस में ना रहे। इसलिए उन्होंने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया, और साथ में अपना फेवरेट
जनरल भी बोला, और बाद में उनको फील्ड मार्शल भी बना दिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। तो ये अब वो लाइफ टाइम 2030 तक फील्ड मार्शल रहेंगे, मतलब सुप्रीम पोजीशन पे रहेंगे पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर। तो आसिम मुनीर ने अपना होल्ड और ज़्यादा मजबूत कर लिया, और साथ में इमरान खान को जेल में रखा, और इमरान खान को 2023 में 9 मई को जो ये प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद से जेल से बाहर नहीं आने दिया है। तो इमरान खान कहीं ना कहीं वीक होते जा रहे हैं, और आसिम मुनीर जो कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उनको हटाया गया था आईएसआई की चीफ के पोस्ट से, आज वो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के अंदर और सबसे पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात ये है कि जो शरीफ फैमिली है उसमें नवाज शरीफ को जब पनामा पेपर्स में कन्विक्ट किया था उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ के साथ, तब से ही वो मिलिट्री के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उनको लग रहा है कि मिलिट्री का इन्फ्लुएंस कम करना पड़ेगा। लेकिन उनके जो ब्रदर हैं शहबाज शरीफ, वो थोड़े कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट हैं। इवन 99 में जब परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, तब भी उन्होंने शहबाज शरीफ को ये ऑफर दिया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ और हम अब आपके ब्रदर को हटा देंगे। लेकिन उस टाइम पर शहबाज शरीफ ने अपने ब्रदर को बता दिया कि मिलिट्री ऐसा ऐसा कुछ प्लान कर रही है। लेकिन इस बार अभी 2022 के बाद जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ इमरान खान के अगेंस्ट, और तब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, वो हमेशा ही मिलिट्री के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और मिलिट्री का एक पपेट से बन गए हैं। तो नवाज शरीफ फैमिली को ये पसंद नहीं आ रहा, स्पेशली नवाज शरीफ को और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को, कि जो उनके जो चाचा हैं या उनके जो ब्रदर हैं नवाज शरीफ के, वो मिलिट्री के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और आसिम मुनीर जैसे जैसे पावर अपनी गेन कर रहे हैं और फील्ड मार्शल बन गए हैं, उससे उनको लग रहा है कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, सारी डिसीजन मेकिंग सारी आसिम मुनीर के पास चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो पीपीपी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको अभी लीड बेनजीर के भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो और साथ में उनके फादर आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं। और 2024 के इलेक्शंस के बाद जब से फिर से कोalition गवर्नमेंट बनी है जिसको शहबाज शरीफ ही लीड कर रहे हैं और पीपीपी उनके साथ है, उसमें आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो आसिफ अली जरदारी भी अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, पीपीपी पार्टी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आसिफ मुनीर को चैलेंज कर सके। तो पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो गया है कि आसिफ मुनीर एक तरह से स्टेबल हो गए हैं और उनको चैलेंज करने वाला अब कोई बचा नहीं है मेजर फिगर, क्योंकि इमरान खान जब तक जेल में रहेंगे तब तक उनके अगेंस्ट कोई चैलेंज नहीं है। शहबाज शरीफ एक वीक कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, और आसिफ अली जरदारी को इतना से बचा नहीं है पॉलिटिक्स में, इसलिए ये तीनों पार्टी से डिवाइडेड है। डिवाइडेड हाउस में आसिम मुनीर और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। और ये जो फैज़ हमीद को अभी जो पूर्व में आईएसआई के चीफ थे और इमरान खान के बड़े ही करीबी माने जाते थे, इनको कन्विक्ट इसलिए किया गया है कि एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, स्पेशली रिटायर्ड ऑफिसर्स के अंदर, कि अगर आप इमरान खान के लिए सिंपैथीज रखोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और आसिम मुनीर जी किसी को भी इग्नोर करने की मूड में नहीं है। जो भी आदमी प्रो सिंपैथीज रखता है पीटीआई और इमरान खान के साथ, उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अभी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी ही टफ हो गई है, और वो एक ऐसे क्रॉस रोड पे आ गई है कि अब आगे किस डायरेक्शन में जाएगी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि चाइना और यूएस वाला इशू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया रिसेंट ईयर्स में। और अभी जो रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो इंडिया और पाकिस्तान में वॉर भी हुई थी, उस टाइम पे पाकिस्तान ने चाइनीज़ फाइटर जेट और चाइनीज़ मिसाइल्स का इफेक्टिवली यूज़ किया था। तो चाइना उनके लिए एक मेजर डिफेंस सप्लायर भी है, साथ में मेजर इन्वेस्टर भी है उनकी इकोनॉमी में, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे की हमेशा ही ज़रूरत पड़ी रहती है। तो अब उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया अंडर अपने सीपैक प्रोजेक्ट, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके अंदर गवादर पे भी एक मेजर पोर्ट बना रहे हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट्स, ये जो इन्वेस्टमेंट है अभी तक फ्रूटफुल नहीं हुई। जैसे गवादर पे बहुत पैसा लगाया चाइनीज ने, लेकिन अभी तक वो पोर्ट ढंग से ऑपरेशनल नहीं हुआ है, अपने उस स्टेज पे या उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जितना उसकी कैपेसिटी है। दूसरा ये है कि जो चाइनीज़ पर्सनल है या जो चाइनीज़ बिजनेसमैन है, उनको टारगेट किया जा रहा है गवादर में या बलोचिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ पर, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। तो चाइना कहीं ना कहीं कंसर्न्ड है। और दूसरा चाइना ये है कि जनरल आसिम मुनीर काफ़ी करीब होते जा रहे हैं यूएस के, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर अभी मूड में है कि सीपैक को हटा के हमें यूएस के करीब आ जाना चाहिए। और वहीं जो भी आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं, वो चाइना के साथ करीबी रिश्ता रखना चाहते हैं। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला टारगेट आसिफ अली जरदारी हो सकते हैं, क्योंकि जरदारी को हटा के मुनीर अपना एक तो कंप्लीट होल्ड बना लेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, और दूसरा ये है कि चाइना को साइडलाइन करके वो यूएस के करीबी हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल्स हमेशा ही यूएस के सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट रहे हैं। अगर आप मुशर्रफ साहब को देखिए तो 99 में जब उन्होंने नवाज शरीफ को हटाया था पावर से और उनको जेल में डाल दिया था, उसके बाद परवेज मुशर्रफ को यूएस ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए, स्पेशली 9/11 के बाद, 2001 के बाद मुशर्रफ फेवरेट वो हो गए, डिक्टेटर हो गए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के, जो उस टाइम पे बुश साहब रूल कर रहे थे। तो मुशर्रफ गवर्नमेंट को बहुत पैसा दिया यूएस ने, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ काफ़ी साल तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेस में रेलेवेंट बने रहे। सेम हालत जिया उल हक साहब के
टाइम पे भी थी, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बेनजीर भुट्टो के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे टंगा दिया था और अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था पाकिस्तान रिपब्लिक का। तो उसके बाद ये मार्शल लॉ जब लगाया तो उसी टाइम के अराउंड पाकिस्तान के नेबर कंट्री अफगानिस्तान में सोवियत ने इन्वेड कर दिया, जिसके बाद जिया उल हक की इंपॉर्टेंस बढ़ गई वाशिंगटन डीसी के पावर कॉरिडोर्स के अंदर, और उन्होंने वाशिंगटन वालों ने बहुत पैसा पोर किया पाकिस्तानी इकोनॉमी और पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर, ताकि वो पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री इन मुजाहिद को ट्रेन करने में यूएस की हेल्प करे। तो पाकिस्तान डिक्टेटर्स को हमेशा ही यूएस का सपोर्ट मिलता रहा है, मिलिट्री लीडर्स को। अभी सेम सिचुएशन मुनीर के साथ होती जा रही है, क्योंकि वो ट्रंप साहब के फेवरेट जनरल भी हो गए हैं। उन्होंने ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रिकमेंड भी कर दिया है, और वो कहीं ना कहीं चाइना से अपनी दूरी बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये चाइना को साफ साफ दिख भी रहा है। इसलिए चाइना ने अभी रिसेंट में जब आसिम मुनीर गए थे चाइना में प्रीमियर शी जिनपिंग से मिलने, तब भी उस टाइम पे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर बोल दिया था मुनीर साहब को कि आप ये जो प्रोजेक्ट्स पे हमारा पैसा लगवाया है सी पैक के नाम पे, आप इन प्रोजेक्ट्स को फ्रूटफुल बनाइए और इनको सक्सेसफुल कीजिए, और हमारे जितने भी बिजनेसमैन या जो हमारे वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं बलूचिस्तान या पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज़ में, उनकी सेफ्टी आपकी गारंटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आप कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों पे फेल होंगे तो हमारे से कोई उम्मीद मत कीजिए कि हम आपको रेड कारपेट बिछा के वेलकम करेंगे। तो ये पाकिस्तान और यूएस का रिलेशन भी, इस मिलिट्री और जो पॉलिटिकल टसल चली हुई है पाकिस्तान की इन साइड में, उसका असर पाकिस्तान के यूएस और चाइना जो रिलेशन है उसके ऊपर भी पड़ रहा है। और फाइनली इंडिया के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का नेबर है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने साहब ने कहा था कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चेंज योर नेबर्स। तो आप अपने नेबर को नहीं बदल सकते, तो नेबर हमारा पाकिस्तान ही रहेगा हमेशा। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है बड़ी कंसर्निंग है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक टाइम पे इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, लेकिन इंडिया डेमोक्रेसी एक स्टेबल डेमोक्रेसी बन गया, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन गया। इंडिया में बहुत बार पावर ने पीसफुली चेंज कर लिया अपना हैंड, क्योंकि 1977 में जब इंदिरा गांधी को पावर छोड़नी पड़ी तो उन्होंने पीसफुली ट्रांसफर कर दी अपोजिशन पार्टीज़ को जो पावर में आई। उसके बाद 80 में फिर 8 एडिशन फॉलो किया, पीसफुल ट्रांसफर हुआ पावर को, वापस इंदिरा गांधी प्रीमियर बन गई। 1989 में वीपी सिंह ने जब हरा दिया राजीव गांधी को, तो उन्होंने बड़े पीसफुली अपनी सत्ता को छोड़ दिया। 91 में भी वीपी सिंह और उनके अलाइज ने सत्ता छोड़ दी और नरसिम्हा राव ने लीड किया कांग्रेस पार्टी को और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इंडिया में एक ही ट्रेडिशन रहा है पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर का। पाकिस्तान में ये ट्रेडिशन कभी नहीं रहा। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसने 5 साल अपने पूरे किए हों, क्योंकि अयूब खान ने 1959 में जब से कू किया था तब से लेकर अभी तक कोई भी गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई। एक बेनजीर भुट्टो के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के पास एक ये मौका था, क्योंकि 1971 वॉर के बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था तो पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। उस टाइम का वो फ़ायदा नहीं उठा पाए, और जनरल जिया उल हक जिनको वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी समझते थे, इसलिए उन्होंने उसको चीफ बनाया था पाकिस्तानी आर्मी का, वो उनका दाव गलत पड़ गया और जिया उल हक एक पावरफुल प्लेयर निकले और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को ही फांसी टंगा के अपने आप को पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बना लिया और 10 साल तक पाकिस्तान पे रूल किया विदाउट एनी अपोजिशन, क्रेडिबल अपोजिशन। तो ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ये इंडिया के लिए भी कंसर्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी पीसफुली इलेक्टेड बाय इट्स वोटर्स, तो वो ज़्यादा फ्रेंडली होगी टुवर्ड्स इंडिया कंपेयर टू पाकिस्तानी मिलिट्री। क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री का जो एग्जिस्टेंस का रीज़न है वो है कश्मीर इशू और इंडिया के अंदर मिलिटेंसी को फैलाना। पाकिस्तान की मिलिट्री और वहाँ के मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, जिसलिए मिलिट्री एंड मॉस्क का एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं पाकिस्तान में, ये हमेशा ही इसका जो एग्जिस्टेंस का रीज़न रहा है वो हमेशा ये रहा है कि एंटी इंडिया पॉलिसीज़ उनका हमेशा ये रहा है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड के गार्डियन हैं और हम ही इंडिया के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों के रहबर हैं। तो ये जो एक आइडिया है पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, ये इंडिया के लिए हमेशा ही थ्रेट रहा है। लेकिन जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट हमेशा ही पीसफुल रहती है, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी नहीं चाहा था कि कारगिल वाली सिचुएशन हो, क्योंकि दोनों कंट्रियों ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन में दोनों कंट्रीज़ के रिश्ते इंप्रूव हो गए थे और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बस सर्विस और ट्रेन सर्विस भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मुशर्रफ साहब ये चीज़ नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कारगिल में कब्जा कर लिया और एक छोटी सी वॉर हुई जिसमें इंडिया ने अल्टीमेटली जीत तो हासिल करी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए। तो हमेशा ही सिविलियन गवर्नमेंट, पीसफुली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इंडिया के फेवर में रहने वाली है, जो वो इमरान खान की ही क्यों ना हो, क्योंकि इमरान खान को कई बार एंटी इंडिया समझा जाता है और प्रो चाइना समझा जाता है। लेकिन इमरान खान को भी एक बात पता है कि नेबर की कंपल्शंस होती हैं और पॉलिटिक्स कंपल्शन से चलती है, ना कि इमोशन से चलती है। जबकि मिलिट्री को सिर्फ अपने पावर में बना रहना है और उनको पावर में बना रहने का एक ही तरीका है, इंडिया को गाली दो, इंडिया की बैशिंग करो, ताकि पब्लिक के अंदर तुम्हारे लिए सिंपैथी पैदा हो। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की मिलिट्री में, कहीं ना कहीं क्रैक्स दिख रहे हैं और XISI चीफ को ये जो जेल में भेजा गया है, इससे कहीं ना कहीं क्रैक्स और बढ़ भी सकते हैं, या फिर आसिम मुनीर
अल्टीमेट लीडर बन सकते हैं पाकिस्तान पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।